नेक्स्ट अपनी यूनिट है वो है प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले अपने एजुकेशन का मीनिंग देखते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड द लव फॉर द नेशन, यानी कि एजुकेशन का बेसिक सा मतलब होता है कि जब अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसको अपने एजुकेशन कह सकते हैं। या फिर एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, यानी कि खुद को रियलाइज करना ही एजुकेशन है। या फिर एजुकेशन इज़ द सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस फॉर द पीपल। तो एजुकेशन की आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट है एजुकेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन अपने 3 लेवल पे डिफाइन करते हैं एजुकेशन के, इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड सोशल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, एक पर्सन जब एजुकेशन लेता है तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, स्किल एक्वायर करता है, सोशलाइजेशन होता है, खुद को समझता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। नेशनल लेवल पे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो सोसाइटी है देश की, उसमें हर एक इंसान की जो कैपिटल वैल्यूज़ है वो बढ़ती हैं, डेवलपमेंट होता है, कल्चर प्रिजर्व होता है इंसान का, हर एक सिटीजनशिप को एजुकेशन मिल पाती है, सोशल मोबिलिटी बढ़ती है एंड नेशनल प्रोग्रेस होती है। नेक्स्ट है सोशल फंक्शन। सोशल में क्या होता है, लोगों में आपस में एक दूसरे के विचार समझते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, इक्वालिटी पैदा होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, हमारे कल्चर का एक्सचेंज होता है, समाज में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम सीख पाते हैं। तो ये अपने फंक्शंस हो गए एजुकेशन के। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी बेसिकली 2 तरीके की होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशन में नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म आती है, और मॉडर्न में एग्जिस्टेंशलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, ये सब आती है। लेकिन अपने पेपर में जो आती है वो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, यही थ्योरीज आती है। तो अपने इन्हीं को फिलोसफीज़ को पढ़ेंगे। तो पहली आती है अपनी नेचुरलिज्म। अगर मैं नेचुरलिज्म की बात करूं तो नेचुरलिज्म के अंदर क्या है, बेसिकली ये बताया गया है जो रियलिटी है ना अपनी, वो करती है ह्यूमन परसेप्शन के बाहर एग्जिस्ट करती है, यानी कि बेसिकली जो आसपास का नेचर है वही रियल है, इसके अलावा कुछ रियलिटी नहीं है। ये फिलॉसफी इस चीज़ को मानती है। देन इसी एजुकेशन का क्या एम होता है कि हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं इनके, उनको हेल्प करनी है नेचुरल वर्ल्ड को समझने में। बाय देम टू एक्सप्लोर एंड थिंक क्रिटिकली, यानी कि उनको कहते हैं कि आप एक्सप्लोर करो और क्रिटिकली सोचो। तो ये नेचुरलिज्म का एम ऑफ एजुकेशन होता है। नेक्स्ट करिकुलम की बात करूँ तो जनरली इसमें साइंस, मैथ और है जो भी लर्निंग बाय डूइंग, इससे इनको सिखाया जाता है, ये करिकुलम में इनके शामिल होता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, फील्ड ट्रिप कराई जाती है, और बच्चों से फन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, नेचर में उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे जो टीचर होता है वो बच्चों को गाइड करता है एक्सप्लोरेशन के लिए नेचुरल वर्ल्ड को। जस्ट यहाँ पे लेक्चरिंग नहीं होती, यानी कि खाली ऐसे नहीं है पढ़ाने तुम्हें पढ़ाएंगे, यहाँ पे एक्चुअल में तुम्हें उस जगह पे ले जाएंगे, दिखाएंगे चीज़ कैसी है। तो ये नेचुरलिज्म फॉलो करता है। लास्ट इज द अदर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में क्या होता है, टीच द स्टूडेंट रिस्पेक्ट नेचर, यानी कि नेचर की रिस्पेक्ट करना इसमें जरूर सिखाते हैं कि क्या अगर तुम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, नेचर अपने आप ही पनिश करेगी। तो ये नेचुरलिज्म है। नेक्स्ट है आइडियलिज्म। अगर मैं आइडियलिज्म की बात करूँ तो आइडियलिज्म फिलोसफी जो है वो कहती है रियलिटी जो है ना वो आइडियाज़ में है, कोई फिजिकल थिंग्स नहीं है। वो आइडियलिज्म मतलब आइडियाज़ पे बेसिकली है, जो चीज़ है वो वैल्यूज़ उस पर मैटर करती है, जो फिजिकल थिंग है वो रियलिटी नहीं है। एम ऑफ एजुकेशन इसका क्या रहता है कि बच्चे को इंडिविजुअली को ग्रो करवाना है इंटेलेक्चुअली और मोरली बाय सीकिंग द ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, यानी कि वो सच्चाई को जान पाए, अल्टीमेट ट्रूथ को जान पाए, उस ब्यूटी को जान पाए। उसके लिए उसके माइंड को डेवलप करवाना है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करवाना है। इसके जो करिकुलम में बच्चे को पढ़ाया जाता है वो फिलोसफी पढ़ाई जाती है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आर्ट्स, वैल्यूज़, कल्चर, ये सिखाए जाते हैं इस बच्चे को। नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ एजुकेशन क्या रहता है, तो बच्चे को जनरली डिस्कशन, डिबेट के थ्रू, ये सब चीज़ों से उसका इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी करने से डेवलप होता है। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ टीचर क्या रहता है, तो इसमें जो टीचर होता है वो इंस्पायर करता है स्टूडेंट को कि वो जो स्टूडेंट है वो नॉलेज ले पाए, अपनी मोरल ग्रोथ करें और एज अ मेंटर अपने काम करें। देन है डिसिप्लिन। इसका जो डिसिप्लिन होता है वो फोकस करता है पर्सन की सेल्फ डिसिप्लिन, मोरल इंटीग्रिटी को डेवलप करने में। तो ये अपना आइडियलिज्म हो गया। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म की बात करूँ तो ये मानता है जो ट्रूथ है ना, व्हाट वर्क्स इन रियल लाइफ, यानी कि जो चीज़ रियलिटी में काम करती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करती है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, टीच स्टूडेंट प्रैक्टिकल स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू टैकल द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखानी है,
प्रैक्टिकल स्किल्स से क्या होगा, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होंगी, वो नई चीज़ें सीखेंगे, तो जो रियल लाइफ में उनको चाहिए वो काम की एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट है इसका करिकुलम मेनली फोकस होता है स्किल्स पे, नॉलेज पे, जो कि बच्चे की लाइफ में आगे ग्रो करने में उसकी हेल्प करेगी। देन इसमें कौन से मेथड ऑफ टीचिंग होता है, तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनसे बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ पे जो टीचर होता है वो बच्चों को गाइड करता है कि जो भी उन्होंने सीखा है उसको वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो डिसिप्लिन है वो इनकरेज करता है ऐसे बिहेवियर के लिए, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि आप एक्सपीरियंस से सीखो जो रियल में मैटर करता है। नेक्स्ट है रियलिज्म। रियलिज्म की जो फिलोसफी है वो कहती है कि रियलिटी वो है व्हाट वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड, यानी कि जो हमें दिखता है वही सत्य है, जो दिखता है, जो समझते हैं वही सत्य है। रियलिज्म ये कहता है जो रियल है, रियलिटी है। एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि ये दुनिया क्या है, इसमें रहना कैसे है, तो ये इसका एम होता है एजुकेशन का। करिकुलम की बात करूँ तो इसमें बेसिक सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, जैसे मैथ, साइंस, रीडिंग, हिस्ट्री, इनके बारे में सिखाया जाता है। मेथड्स ऑफ एजुकेशन की बात हो तो टीचर इसमें अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करता है, लिसनिंग, रीडिंग, इनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर क्या रहता है, यहाँ पे बच्चों को जो भी लेसन्स दिए जाते हैं, जो भी मटेरियल होता है वो पढ़ना होता है, वो समझना होता है। इसका डिसिप्लिन क्या है, जनरली जैसे क्लास अपनी चलती है तो वो सेम सिस्टम ही रियलिज्म है। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक आता है करिकुलम। अगर करिकुलम की बात की जाए तो करिकुलम कुछ सेट्स ऑफ कोर्सेज, कंटेंट या लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाता है, कि बच्चों को इतनी उम्र में क्या सिखाया जाए जिससे वो आगे लाइफ में ग्रो करे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको क्या पढ़ाया जाए, तो उसको करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम के टाइप्स की बात करूँ तो 3 तरीके का करिकुलम हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, लर्नर सेंटर करिकुलम, सोसाइटी सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर जो करिकुलम होगा वो ऑर्गेनाइज होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, जैसे कोई मैथ सेंटर है तो उसमें मैथ ही पढ़ाई जाएगी, साइंस सेंटर जिसमें साइंस की सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, लैंग्वेज आर्ट्स जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना एक करिकुलम है। लर्नर सेंटर में क्या होता है कि लर्नर की नीड क्या है, स्टूडेंट की नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है। सोसाइटी सेंटर करिकुलम क्या होता है, जिसमें मेनली फोकस होता है कि सोसाइटी में कैसे जीना है, क्या स्किल चाहिए, कैसे अच्छे से काम मिलेगा, तो ये जो करिकुलम होता है वो सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम होता है। अब आता है करिकुलम का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बनता है करिकुलम। तो सबसे पहले नीड को समझा जाता है कि नीड क्या है, तो यहाँ पे नीड और गोल ऑफ लर्नर, एजुकेटर, सोसाइटी, यानी कि सभी चीज़ों को कंबाइन किया जाता है। लर्नर को क्या सिखाना चाहिए, एजुकेटर क्या सिखा सकता है, सोसाइटी को क्या नीड है, इन सब को मिला के अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि नीड क्या है एक्चुअल में, को करिकुलम बनाना है उसमें क्या बच्चों को सिखाएं एक्चुअल में। देन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हम उससे रिलेटेड फिर क्या करते हैं, जो भी अपनों ने करिकुलम नीड को समझा फिर उसके अकॉर्डिंग अपना एस्टैब्लिश क्लियर मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर उसको अलाइन करते हैं और गोल के साथ अपने जोड़ते हैं। देन है डिज़ाइन करिकुलम, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, बैठते हैं, वो प्लान करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं कि क्या क्या कंटेंट रखना चाहिए, क्या क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, कैसे कैसे बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। देन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लास्ट में इवेल्युएट किया जाता है कि जो करिकुलम बना है वो कितना इफेक्टिव है, वो सब कुछ। नेक्स्ट आता है जो करिकुलम है उसको अफेक्ट करने वाला, जब करिकुलम बन रहा था उसको फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला आता है एजुकेशनल फिलोसफी, यानी कि जो करिकुलम बन रहा है वो कौन सी फिलोसफी को फॉलो कर रहा है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, किसको फॉलो करके वो बनाया जा रहा है। देन है सोसाइटल नीड, सोसाइटी की नीड को समझा जा रहा है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर की एज क्या है, बच्चे की, जैसे अब कोई छोटा बच्चा है तो उसको तुम 12वीं की चीज़ नहीं सिखा सकते, तो उस हिसाब से उसको सिखाना पड़ेगा, उसकी एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको भी इंक्लूड करना होता है करिकुलम में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर जो भी रिसोर्सेज है, फंडिंग है करिकुलम बनाने में, वो भी मैटर करती है करिकुलम डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है लीगल पॉलिसीज़, जो हमारे लॉ रेगुलेशन कहती है कि ये चीज़ पढ़ानी है, ये चीज़ नहीं पढ़ानी, ये चीज़ लीगल है, ये चीज़ इलीगल है। देन फीडबैक एंड रिसर्च, इन सब कुछ को ध्यान में रख के ये हमारे फैक्टर्स बनते हैं जो कि करिकुलम डेवलपमेंट में अफेक्ट डालते हैं। तो ये अपनी नेक्स्ट यूनिट जो कंप्लीट होगी 5th यूनिट, वो है प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अपने लर्निंग की बात करते हैं। तो लर्निंग क्या होता है, अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है। अपने लर्निंग को अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो एक्टिव लर्निंग से, रेलिवेंस टॉपिक पढ़ के, फीडबैक प्रैक्टिस करके, मोटिवेट होके। पहले से हमें अब कोई चीज़ की नॉलेज हो तो सीखने में बहुत आसानी रहती है। अलग अलग लर्निंग के स्टाइल्स को अडोप्ट करके, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं उसको
थोड़ा थोड़ा पढ़ के, एक साथ ना पढ़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ के, देन सेल्फ अवेयर होके हम क्या कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को अच्छा बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लर्निंग पिरामिड की, तो जो भी हम लेक्चर में सुनते हैं तो वो हमें 5% याद रहता है, जो हम खुद पढ़ते हैं वो 10% याद रहता है, एविएट्स के थ्रू पढ़ते हैं तो 20% याद रहता है, जब हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है तो 30% याद रहता है, जब हम डिस्कस करते हैं उस टॉपिक पे तो हमें वो टॉपिक 50% समझ आता है, जब हम उसकी एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं और वो टेस्ट लिया जाता है तो हमें 75% तक चीज़ याद रहती है, और जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो वो चीज़ हमें 90% तक याद रहती है। तो टीचिंग लर्निंग। अब लर्निंग के कुछ भी फैक्टर्स है वो आप लिख सकते हो जो फर्स्ट ईयर में आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है, सेम है। नेक्स्ट है टीचिंग। टीचिंग की बात करो तो टीचिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। यानी कि ये वो एक्टिविटी है, टीचिंग वो तरीका है जो कि बच्चे की जो भी बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको उसी को अपने टीचिंग बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि टीचिंग किस पे काम करते हैं, तो सबसे पहले जब भी अपने किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए, तो अपने को एक्सप्लेन करना है क्लियरली एंड सिंपली वर्ड्स में। देन हमें इंगेज रखना है स्टूडेंट को, कीप स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व। स्टूडेंट को इन्वॉल्व रखेंगे तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। देन सपोर्ट करना है उनको कि उनको चाहिए क्या, उनकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट है वैरायटी। जब हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो हमें अलग अलग मेथड से पढ़ाना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाना चाहिए। देन रेलिवेंस, कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के लिए रेलिवेंट भी है या नहीं है, या कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं। देन है फीडबैक, फीडबैक लेना जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस रखना जरूरी है, इनकरेज करना जरूरी है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आता है मैक्सिमस ऑफ टीचिंग। मतलब किसी भी हार्ड टॉपिक को या कोई भी मुश्किल टॉपिक है जिसको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको बिल्कुल ही ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ही मैक्सिमस ऑफ टीचिंग कहलाता है। यानी कि शॉर्ट स्टेटमेंट देनी है जिससे बच्चे को वो चीज़ समझ आ जाए। तो इसमें अलग अलग चीज़ें तरीके होते हैं, जैसे कि बच्चों को फ्रॉम नॉन टू अननोन की तरफ लेके जाना है। यानी कि बच्चों को जो चीज़ें पहले पता है पहले उनको वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, फिर उससे जो चीज़ नहीं पता फिर वहाँ तक उनको लेके जाना है, इससे वो बच्चे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। देन है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बच्चों को सबसे पहले सिंपल बात सिखानी है, फिर धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ फिजिकल है, जो दिख रही है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, पहले उस चीज़ की बात करनी है, फिर उसको आगे जो भी माइंड से रिलेटेड अपने सोच सकते हैं उस तरफ लेके जाना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। यानी कि पहले एक चीज़ के बारे में बताना है, फिर उसको जनरल उसका कंसेप्ट समझाना है कि सारी चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है होल टू पार्ट। सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसका पहले एक ओवरव्यू देना है, होल उसको बताना है, फिर उसके एक छोटे छोटे पार्ट को डीप में समझाना होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। यानी कि सबसे पहले हमें थोड़ा सा उसकी कहानी बनानी होती है, फिर उसको लॉजिक से जोड़ना होता है, तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। यानी कि हमें पहले ओवरव्यू दे दिया, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन एम्पेरिकल टू रैशनल। यानी कि अपने को सबसे पहले सीधी बात करनी है कोई भी जो भी है, फिर उसका रैशनल देना है कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, क्या पर्पस था इसके पीछे, क्या रीज़न रहा होगा उसके पीछे। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। सबसे पहले बच्चों को वो चीज़ पढ़नी सिखानी है, समझनी सिखानी है, उस चीज़ का मतलब क्या वो सीखेगा, तब उसके बाद वो अपनी बात अपने तरफ से बना के अपना समझ के अपना इंटेलेक्ट लगा के उस चीज़ को लिख सकता है। तो यही आते हैं मैक्सिमस ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होता है, जो लेसन का प्लान बनाया जाता है, जैसे बच्चे को कल कोई टॉपिक पढ़ाना है तो टीचर क्या करता है, लेसन प्लानिंग करता है। तो इसमें स्टूडेंट जो होता है वो माइक्रो लेसन प्लानिंग बनाई जाती है, जिसकी बेसिकली बच्चे को समझाने के पर्पज़ से अपने को क्या आसान रहेगा टीचर के लिए, वो लेसन प्लानिंग कहलाता है। तो लेसन प्लानिंग में बेसिकली क्या फॉर्मेट रहता है कि जैसे क्या टॉपिक पढ़ाना है, टीचर का नेम क्या है, क्या टाइटल रहेगा, कितनी ड्यूरेशन तक पढ़ाना है, कौन सा एवीएड यूज़ करना है, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं, ये सब कुछ लेसन प्लानिंग में लिखा जाता है। इसके क्या क्या पर्पस होते हैं ये सब कुछ अपना लेसन प्लानिंग में आता है। तो ये मैक्सिमम 4 नंबर का आएगा, तो इतना ही आपने को लिखना है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो भी एक टीचर है वो कौन कौन मेथड से पढ़ाता है, तो इसमें बेसिकली पेपर में 4-5 ही मेथड्स पूछे जाते हैं जिसको अपने डिस्कस करें। तो सबसे पहला आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड की बात करूँ तो जनरली जो अपने पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तो ट्रेडिशनल मेथड है ये टीचिंग का। इसी के थ्रू अपने सामने कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, अपने को बताया जाता है। लेक्चर स्टाइल जो फॉर्मेट होता है, बच्चों को नोट्स दिए जाते हैं, लिखाया जाता है, तो ये लेक्चर मेथड कहलाता है।
नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, अपने को वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाती है। वो चीज़ जो स्टूडेंट और ग्रुप्स होते हैं वो बताया जाता है कि वो चीज़ काम कैसे कर रही है, तो वहाँ पे उनको एक्सप्लेनेशन भी मिलती है, साथ साथ में वो लाइव डिस्प्ले करके भी दिखाया जाता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। नेक्स्ट आता है रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड का बेसिक सा मीनिंग है कि अपने बच्चे को एक्चुअल में वो चीज़ें करके दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डेवलप होती है, उसको इमीडिएट उससे फीडबैक ले पाते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारी जो भी क्वालिटीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप जो भी प्रैक्टिकल क्वालिटीज़ हैं वो सब हमें समझ आती है, लाइफ लॉन्ग हम लर्निंग कर पाते हैं। तो ये जो हमारी चीज़ है वो हमारी रोल प्लेइंग में आती है। नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं मेथड्स में फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप में बेसिकली क्या होता है कि एक बच्चे को एजुकेशनल पर्पस से स्टूडेंट को सबसे पहले फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी जाती है बाय ऑब्जर्विंग प्लेस ऑब्जेक्ट फिनोमिना प्रोसेसेस इन देयर नेचुरल सेटिंग फॉर फर्दर लर्निंग। यानी कि जब बच्चे को घुमाने फिराने ट्रिप पे ले जाया जाता है तो उससे बच्चा जो सीखता है उसको अपने फील्ड ट्रिप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप की अगर बात करें तो वर्कशॉप जनरली 10 से 25 जो पर्सन्स होते हैं उन्हीं का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है और प्रॉब्लम होती है, उसके लिए अपने कॉमन उनकी लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए वर्कशॉप बनाते हैं जनरली। इसमें क्या होता है, पर्सन्स की जो भी स्किल्स होती हैं वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको चाहिए रिसर्च करने, इस पर्पज़ से वर्कशॉप अटेंड करता है। तो जनरली थोड़े ही पर्सन्स का ये वर्कशॉप की जाती है जिसमें हर एक पर्सन को अटेंड किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग। तो अपने कंप्यूटर से अपनी नर्सिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो कंप्यूटर से अपने एजुकेशन ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, अपने करिकुलम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, रोटेटर सब कुछ, उसमें अपने को हेल्प मिलती है। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा नर्सिंग, जो आप हॉस्पिटल में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो वहाँ पे नर्सिंग को कंप्यूटर पे बैठ का वर्क करने को मिलता है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ से अपने नर्सिंग केयर प्लान बनाना उसमें हेल्प मिलती है रिसर्च करने में। तो यही कंप्यूटर की एप्लीकेशन है नर्सिंग में। नेक्स्ट आता है केस स्टडी मेथड। जो केस मेथड होता है वो बच्चों के लिए हेल्पिंग उन बच्चों के लिए है कि बच्चों को एनालाइज करवाना कि अपने सामने जब पेशेंट आता है तो वो उसका केस कैसे प्रेजेंट होता है, कोई भी डिजीज़ कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम उसकी समझते हैं। उसमें हम अल्टरनेटिव जैसे एक ही डिजीज़ के क्या होते हैं, मान लो 2-3 पेशेंट आए तो उनमें कुछ में से कोई सिम्टम दिख रहे हैं, कुछ में कुछ सिम्टम दिख रहे हैं, तो अब उनको कंपेयर करवाना कि देखो हर डिजीज़ में नहीं होता कि सेम ही सिम्टम आ रहे हैं, तो सेम डिजीज़ में भी सेम सिम्टम कई बार नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा उनको एनालाइज करवाना समझाना, यही अपने सामने जब केस प्रेजेंट किया जाता है उसी को केस स्टडी मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेमिनार सिम्पोजियम पैनल डिस्कशन। सेमिनार क्या है, एक छोटे स्मॉल लोग क्लास या वर्कशॉप की तरीके से है जहाँ पे टीचर या फिर कोई भी एक्सपर्ट है वो उस टॉपिक की बात कर रहा है, वो वहाँ पे डिस्कशन कर रहा है। यहाँ पे लर्नर को सीखने को मिलता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेमिनार अगर उसको इंटरेक्टिंग बनाना तो पार्टिसिपेशन किया जाता है, आइडियाज़ एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है। सिम्पोजियम क्या होता है, सिम्पोजियम एक तरीके की बड़ी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जहाँ पे एक्सपर्ट टुगेदर टॉक करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ईच एक्सपर्ट यूजुअली गिव्स अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन और स्पीच। इसमें हर एक जो एक्सपर्ट होता है वो प्रेजेंटेशन और स्पीच देता है, देन देयर इज टाइम फॉर क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। सिम्पोजियम आर अ वे फॉर अ पीपल टू शेयर देयर नॉलेज एंड रिसर्च। सिम्पोजियम में क्या होता है, जितने भी लोगों ने कुछ सीखा है, नॉलेज ली है, उसमें जितना भी इंटरेस्ट होता है वो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है पैनल। पैनल जो होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल में जनरली लिया जाता है। इसमें भी एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के, जो साथ में बैठते हैं उस टॉपिक पे बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। जैसे सामने बैठे होते हैं जज, जैसे अपने कोई भी जैसे कोई नेता आता है तो उसके साथ वो लाइन में बैठे होते हैं पर्सन्स, तो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड को, उससे रिलेटेड जब जो प्रोग्राम किए जाते हैं तो वो अपना हर एक पर्सन अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता है, अपने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, तो उसको अपने पैनल डिस्कशन बोलते हैं। तो ये अपना मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गया। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल मीडिया। अगर एजुकेशनल मीडिया की बात की जाए तो इसमें अपने एविएट्स आते हैं। एविएट्स आपको जनरली पता ही होगा, जिसमें अपने पर्सनस को, जैसे कि मैं बताता हूँ प्रोजेक्टेड एड्स। तो प्रोजेक्टेड एड्स में क्या होता है, जैसे अपने को इमेज दिखाई जाती है, स्लाइड दिखाई जाती है स्क्रीन पे, जिसमें ओवर हेडेड प्रोजेक्टर्स आते हैं, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आती है, फिल्म्स आती है। डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, जैसे अपने वाइट बोर्ड है, चॉक बोर्ड है, उनसे अपने को पढ़ाया जाता है। ऑडियो सिस्टम्स है, स्पीकर, माइक्रोफोन, इंटरेक्टिव डिवाइसेस हैं।
टच स्क्रीन वगैरह वर्क, जो वाइट बोर्ड्स आते हैं, इंटरेक्टिव वीडियो सिस्टम, डीवीडी, टेलीविज़न, इन सब से भी, या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो गया। तो AV एड्स जनरली अगर अपने देखें तो ऑडियो एड्स, विजुअल एड तो मिला के बनता है ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो एड्स कौन से होते हैं, जैसे रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, ऑडियो CD है, ये सब अपने ऑडियो एड्स होते हैं। विजुअल में बात करूँ, चार्ट, पिक्चर, मॉडल, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड, ये सब कुछ आते हैं। AV एड्स में बात करूँ तो LCD, TV, कंप्यूटर, VCD, ये सब अपने डिवाइसेस आते हैं जो कि अपने यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन याद है तो आप आराम से 8 नंबर का, इसमें 8 नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिख सकते हो। तो ये अपना एजुकेशनल एड हो गया। लास्ट यूनिट आती है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, पर्सन को असेस किया जाता है और उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, इसका बेसिक सा मतलब होता है, जब भी एक कोई बच्चा पढ़ रहा है तो टीचर उसकी असेसमेंट इवैल्यूएशन कैसे करता है कि उस बच्चे को क्या समझ में आया, क्या उसके अंदर स्किल डेवलप हुई या नहीं हुई, क्या उसका एटीट्यूड है। तो उस चीज़ को पता करने के लिए अपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट एंड, कौन जो अपने असेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है अपना, बेसिकली उस चीज़ को अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन जो रहता है वो है, हमारे जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पहले क्लेरिफाई रखना है कि बच्चे को किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें केयर करानी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, हमारा जो गोल है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, उसमें वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। जब भी हम किसी बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो जो करिकुलम बना है वो वाइड करिकुलम उसमें इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, रेलिवेंट, एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे को पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अच्छे बच्चे को बाकी बच्चों से अपने अलग कर पाएँ, वैलिडेट कर पाएँ अपने, और वो चीज़ रिलायबल भी हो, तो उसी चीज़ को अपने यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो असेसमेंट होती है वो अपनी 2 तरीके की होती है, असेसमेंट एवेल्यूशन, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव जनरली लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही होती है, जबकि समेटिव अपने लास्ट में लेते हैं। जैसे एक साल में एक ही पेपर होता है लास्ट में, उसको समेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं। जो क्लास टेस्ट होते हैं उनको अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अलाउ द टीचर स्टूडेंट पिवोइड देयर स्ट्रेटजी मिड स्ट्रीम, यानी कि उनको पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, टीचर सही है या स्टूडेंट सही है, तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी। जबकि इसमें अपने फाइनली इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा पूरे साल में, नॉलेज एंड स्किल। हम आइडेंटिफाई करते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग में गलतियाँ पता चल जाएगी तो हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, जबकि समेटिव में ऐसा नहीं होता। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू द इम्प्लीमेंट फीडबैक, यहाँ पे हम बच्चे को बार बार इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है क्योंकि इसमें टाइम है तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जबकि इसमें फाइनली ग्रेड आ जाते हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो ये अपना असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में बेसिक तो ये लिखना ही है, बाकी एक आधा कोई और क्वेश्चन आता है तो वो आप उसमें लिख लिए, सेम ही है। नेक्स्ट अपना यूनिट बसती है IEC, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन का बेसिक सा मतलब होता है अपना स्टेटमेंट और जो फैक्ट्स होते हैं, जो भी बातें बोली जाती हैं, फैक्ट्स होता है, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन का भी मैंने आपको मतलब बताया कि इसमें क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको अपने एजुकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने आइडियाज़, थॉट को शेयर करना। तो इस कंप्लीट यूनिट में अपने पढ़ क्या रहे हैं, इसमें जनरली IEC में पब्लिक हेल्थ की टेक्निक पे जोर दिया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं टारगेट ग्रुप के लिए जो भी अपनी स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन अपने को देनी होती है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स के थ्रू अपने क्या करते हैं, पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो ये अपनी इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें बेसिकली आपको सारी यूनिट में हेल्थ एजुकेशन ही पढ़ना है। तो हेल्थ एजुकेशन है क्या, इसके एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, कि लोगों को इन्फॉर्म करवाना है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि वो अपनी हैबिट चेंज करे जिससे वो लाइफ में अच्छे बने रहे, और उनको गाइड करना है, अगर उनको कोई समझ नहीं आ रही चीज़ उनको वो समझाना है। नेक्स्ट इन्हें पूछते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं, हेल्थ एजुकेशन अपने किन से लेंगे, तो सबसे पहला तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस पर्सन से, जो पर्सन हेल्थ एजुकेशन दे रहा है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। अगर कोई पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जिस पे हम विश्वास ही नहीं कर सकते, तो हम उससे हेल्थ एजुकेशन नहीं लेंगे। देन है इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, जो सामने वाली ऑडियंस है अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तब भी हेल्थ एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। देन पार्टिसिपेशन करवाना है लोगों का, उनको मोटिवेट करना है, एंड कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज इसमें देनी है। नॉन टू अननोन,
यहाँ पे बेसिकली अपने को जो इसको भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, सबसे पहले उनको जो चीज़ें पता है वो चीज़ें बतानी है, फिर उसको अननोन की तरफ लेके जाना है। देन उनसे जो भी ऑडियंस है जिनको अपनों ने हेल्थ एजुकेशन दिया उनसे फीडबैक लेना ज़रूरी है। इसके अलावा उनके सामने एक एग्जाम्पल भी सेट करना है। अगर आप हेल्थी रहते हो तो आपकी हेल्थ ऐसी बनी रहेगी, तो उनके सामने कोई फिट बंदे को भी लेके जाना है। नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट। बार बार अपने को हेल्थ एजुकेशन देनी होती है एक ही टॉपिक से रिलेटेड, ताकि बार बार उनके माइंड में वो बात जाएगी तो वो माइंड में रह जाएगी। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। जब भी अपने पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो अगर अपने उनसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो चीज़ वो पर्सन लंबे टाइम तक याद रखता है। और साथ में अगर अपनी गुड ह्यूमन रिलेशंस बनेगी, गुड आईपीआर होगा, तो वो अपनी पर्सन बात सुनेगा। नेक्स्ट आता है इसमें प्लानिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन कैसे प्लान की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले अपने को पर्सन को नीड क्या है कम्युनिटी की वो समझनी है, फिर उनके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करना है, फिर मटेरियल तैयार करना है, फिर उनको वो हेल्थ एजुकेशन देना है। अब कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो अब हेल्थ एजुकेशन अगर आपको इंडिविजुअल को देनी है, ग्रुप को देनी है, या मास पूरी जनता को देनी है। तो अगर इंडिविजुअल को देनी है तो आप पर्सनली उससे कॉन्टैक्ट में होम विजिट करके आप उनसे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो ग्रुप में बेसिकली लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन, पैनल, सिंपोजियम, वर्कशॉप, सेमिनार, रोल प्ले, ये आप ग्रुप में हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। मास मीडिया के थ्रू अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मटेरियल, पोस्टर, इंटरनेट, फिल्म्स, इनके थ्रू आप बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो। इसके अलावा एजुकेशनल मीडिया नॉन प्रिंटेड होता है, प्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी अपने एजुकेशन जब देते हैं लोगों को। तो नॉन प्रिंटेड में तुम्हारा प्रोजेक्टर, नॉन प्रोजेक्टेड आ जाएगा, जैसे कि तुम्हारे ओवर हेडेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स। नॉन प्रोजेक्टर में चाक बोर्ड, फनल, बुलेटिन बोर्ड्स, ये सब आ जाता है। प्रिंटेड मटेरियल जैसे तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, नॉन टेक्स्ट जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर है, पोस्टर्स है, हैंगआउट्स है। इलेक्ट्रॉनिक में तुम्हारे ऑडियो एड्स, विजुअल और ऑडियो विजुअल आ जाएंगे। में तुम्हारी कैसेट, रिकॉर्ड, रेडियो आ जाएगा। विजुअल में तुम्हारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वाइट बोर्ड आ जाएंगे। ऑडियो विजुअल में टेलीविज़न, वीडियो टेप्स, फिल्म्स, ये सब आ जाती हैं। तो यहाँ पे अपनी सीईटी की जो सिलेबस है वो मैंने ओवरव्यू एक आपको कंप्लीट करवा दिया रिवीजन पर्पज़ से। थैंक यू।